नमस्कार। फिर एक बार मैं आपका दोस्त अक्षय कुलकर्णी आपसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर एक बार पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक पॉडकास्ट बनाया था, जिस पे मैंने जो इलेक्शंस हुए हाल ही में, असेंबली इलेक्शंस, उनकी बात करी थी। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों ने तो नहीं देखा, कुछ 90 लोगों ने देखा है अभी तक। लेकिन उन 90 लोगों में से जिन लोगों ने सीरियसली वीडियो को देखा था, जिन्होंने स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखा था, पॉडकास्ट को सुना था, तो उन लोगों ने जो रिएक्शन मेरे को दी है, वो रिएक्शन सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका पार्ट 2 मुझे एक बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट है वो जानने के लिए। वो मैं बनाऊंगा फ्यूचर में। फ़िलहाल जो 90 लोग हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात एटलीस्ट सुनते हैं। तो ये जो 90 लोग हैं, इनको और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ। अगर सच में आपको लगता है कि मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ और ये बात और लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मेरे पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब भी आप यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, चलाते हैं, तो यही सोचते हैं ना कि क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है। पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश होती है और उस हिसाब से थंबनेल को डिज़ाइन किया जाता है जिसमें क्लिक बिट्स होते हैं। लेकिन मेरा वो उस तरह का मकसद नहीं है। मैं सच में आपसे रूबरू होना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी देश में आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए मैं जो बात करता हूँ वो लोगों तक पहुँचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप लोगों तक इस बात को नहीं पहुंचाएंगे, एक हवा नहीं बनेगी कि मेरे वीडियो, मेरे पॉडकास्ट को सुनना चाहिए, तब तक वो पिकअप नहीं आएगा। वो पिकअप आना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। और इसलिए मैं आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे जो भी पॉडकास्ट आएंगे इसके बाद, तो आप थोड़ा उसे प्रमोट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। ऐसा करने से ही मैं YouTube में सर्वाइव कर पाऊँगा। मेरे वीडियो जो है वो आगे आगे आएंगे, ऊपर ऊपर आएंगे। तो आज ऑलरेडी मैंने 2-2.5 मिनट इसी में डाल दिए कि मुझे प्रमोट करो, ये करो। मुद्दा क्या है आज का? थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, द कश्मीर फाइल्स। क्या सच में ये एक जेन्युइन मूवी है? क्या सब लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए? तो इसका एक सेंटेंस में मैं सबसे पहले जवाब दे ही देता हूँ कि डेफिनेटली हर किसी को, हर हिंदुस्तानी को द कश्मीर फाइल्स ये पिक्चर देखनी चाहिए और एट एनी कॉस्ट देखनी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये पिक्चर रिलीज़ होने से पहले ना मैं बहुत तड़प रहा था कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ कैंपेनिंग मैं कर पाऊँ इसके लिए। तो प्रयास भी कर रहा था मैं। मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट इसे जो है टैक्स फ्री कर दे। मुझे ये भी लग रहा था कि जो पॉलिटिशियंस इस तरह की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके पास तो बहुत सारे पैसे होते हैं, तो वो क्यों नहीं कुछ लोगों को फ्री में शोज़ दिखाते हैं। और इस तरह की बातें हो भी रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। अब इस फिल्म को लेकर मेरी जो राय है ना, वो मैं टू द पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली एज अ पिक्चर, एज अ मूवी अगर मैं इसे देखूँ तो इसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है। लेकिन सब लोग कह रहे हैं ना कि इट इज़ नॉट अ मूवी, इट्स अ इमोशन। तो इमोशन को आप उस तरह से मेजर ही नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई ये जो भी क्राफ्ट बना है ना, ये जो भी कलाकृति बनी है ना, ये बहुत फाइन बनी है, बहुत अच्छी बनी है। छोटा मुंह बड़ी बात, या फिर आपको लग सकता है कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री की पूजा करनी चाहिए हम लोगों को। बाकायदा उसका फोटो लगाकर पूजा करनी चाहिए। क्यों पूजा करनी चाहिए? क्योंकि करीब 5-6 साल पहले जब बुद्धा ने ट्रैफिक जाम के लिए वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में गए थे, और जिस तरह से उन्होंने स्पीच दिया था, जो नारे उस ज़माने में उस इवेंट पर लगाए जा रहे थे, आज़ादी मुझे चाहिए, आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, फलाना फलाना, तो वो सब बंदे ने इकट्ठा कर लिया था अपने दिमाग में। और उसने जो जवाब दिया है ना, वो अपने काम के माध्यम से दिया है। हो सकता था कि वो भी कुछ उल्टा सीधा बयान देते, कुछ प्रेस मीट लेते। आजकल चवन्नी छाप एक्टर भी इस तरह के प्रेस मीट्स लेकर कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पेशेंस के साथ उस बात को सुना, और उसी लेक्चर में जब वो एड्रेस कर रहे थे जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा था कि ये जो भी हमारे देश के शत्रु है ना, इनको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं? तो लॉजिक से तोड़ सकते हैं। ये जो नारे लगवाते हैं, जो हंगामा करते हैं, हम देखेंगे, ये सब जो होता है ना इनका, इसका कोई जवाब नहीं है। इसको आप टैकल नहीं कर पाएंगे।
अगर आप इसे टैकल करना चाहते हैं तो लॉजिक के साथ टैकल करना चाहिए। और वो लॉजिक फिर उन्होंने द ताशकंद फाइल्स में लाया। अभी द कश्मीर फाइल्स तो बहुत बढ़िया, इसके बाद द दिल्ली फाइल्स आ रही है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए भी। तो वो बंदा जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से देश की सेवा कर रहा है, वो हम लोगों को लेना पड़ेगा कि हम भी अपने काम के माध्यम से लोगों के साथ कम्युनिकेट करके लोगों को अवेयर करें। एक तरह से देखा जाए तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना। मेरा क्या प्रोफाइल है, मैं रेडियो जॉकी हूँ। जनरली झूठ बोलते हैं ना रेडियो जॉकी, सब अच्छा है, सब चंगा है, टेंशन मत लो, चिल करो, ये करो, वो शुगर कोटेड बातें होती है। वो सब छोड़कर मैं ये सब पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी और इन चीज़ों पर मैं क्यों बात करता हूँ? क्योंकि अंदर से मेरे को लगता है कि ये सच है तो ये आगे आना चाहिए। तो इसी मार्ग पर विवेक अग्निहोत्री चल रहे हैं और उन्होंने जो डेयरिंग दिखाया है द कश्मीर फाइल्स बना के, अब लोग कहेंगे कि उनको सरकार ने साथ दी थी, ये सरकार थी इसीलिए ये पॉसिबल हुआ। डेफिनेटली ये सरकार है और इसीलिए ये पॉसिबल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने जो रिस्क उठाई है, उस रिस्क को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आज उनकी जान को कितना धोखा हो सकता है। मैंने वो पिक्चर थिएटर में जाकर देखी है। लोगों के इमोशंस जिस तरह से बाहर आ रहे थे, वो देखने के बाद जो अगेंस्ट वाला इंसान है वो किस तरह से चिढ़ रहा होगा, इसकी ज़रा आप कल्पना करिए। और इसलिए विवेक अग्निहोत्री जी को मैं साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं दंडवत डालना चाहता हूँ। आपको अगर अतिशयोक्ति लगती है तो आई डोंट माइंड, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा इज्जत जो है उनके बारे में मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बढ़ चुकी है। तो ये हो गया पिक्चर के बारे में। इस पिक्चर के टेक्निकल रिव्यूज़ बहुत लोगों ने किए हैं, तो टेक्निकलिटी में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बस कहूँगा पिक्चर के बारे में कि इस पिक्चर को और थोड़ा आसान कर देना चाहिए था। जो स्टोरी चल रही है, 2 स्टोरीज है इसमें, एक 1990 की और एक प्रेजेंट की। तो बहुत सारे लोगों में समझने में दिक्कत आती है, ये मैंने देखा महसूस करके। तो इसलिए जो भी कैरेक्टर्स है उनकी चर्चा और ज़्यादा होनी चाहिए, और इसको और ज़रा सिंपल प्रेजेंट करते तो मुझे लगता है कि वो और क्लिक होता लोगों को। लेकिन ऑलरेडी इस पिक्चर से बहुत सारे सीन्स को काट दिया गया है, तो शायद वो करने में भी दिक्कत रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। और अभी मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ, मतलब फॉरवर्ड वाली बात मैं करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि ये फिल्म इन्होंने किस लिए बनाई? क्या विवेक अग्निहोत्री को किसी के ऊपर रिवेंज करना था, किसी को नीचा दिखाना था, किसी के सामने इनको आगे जाना था, ऐसा कुछ था क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म बनाने का मकसद, इस फिल्म को इस तरह से रिलीज करने का मकसद, इस फिल्म को लेकर जनता में जाने का मकसद एक ही है, और वो है अवेयरनेस। जिस मुद्दे की फिल्म में बात हुई है, उस मुद्दे को लेकर आप, मैं, हम सब लोग बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो पिक्चर बनाने का जो मकसद है वो पीछे रह जाएगा। और इसलिए इस पॉइंट पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो मुद्दा उसमें है ना, जो कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दिखाया गया है ना, उसके ऊपर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली युक्तिवाद, ये आर्ग्यूमेंट ये पेश किया जाता है कि आज की डेट में कश्मीर में मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और इसलिए उसे एक इस्लामिक स्टेट कर देना चाहिए, या फिर उनकी जो बात है वही बात वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर का नहीं है, सिर्फ कश्मीर का है। जम्मू की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है, लेकिन कश्मीर के साथ जम्मू को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ वहाँ पर हिंदू को अगर आप कंपेयर करें तो मुसलमान लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये हुआ कैसे, आप मुझे बताइए। आप मुझे ये बताइए कि ये जो लोग यहाँ पर इस्लामिक लोग आए, ये कब से आए, इसकी हिस्ट्री आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी। जहाँ तक मैंने R&D करने की कोशिश की है तो 1000 AD में सबसे पहले वहाँ पर कोशिश की गई थी कि कश्मीर को डिस्ट्रॉय किया जा सके, और वो इसलिए किया था क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ना, वो पूरे विश्व का एक ज्ञान का भंडार था। वहाँ पर जो भी जाता था वो तपस्या करने के लिए जाता था, चाहे वो हमारे शंकराचार्य रहे हो या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स बहुत सारे रहे। वो वहाँ क्यों जाते थे? क्योंकि वो तपस्या करने के लिए जाते थे। और इन लोगों ने ये पहचान लिया था कि इस चीज़ को अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ना, तो हम इंडिया को हरा नहीं सकते। उससे पहले तो वहाँ पर सब के सब हिंदू ही थे। तो मुझे ये बताइए, जो आज कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उनका ओपिनियन लेकर वो जो कहते हैं वो कहना चाहिए,
पहले तो वहाँ पर हिंदू ही थे ना, वहाँ के मूल रहिवासी जो है वो तो हिंदू ही है ना, तो उनकी बात कौन करेगा भाई? मतलब ये आप ऐसे कह रहे हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कैसे हो सकता है? और ताजुब इस बात का लगता है कि हम सोचे समझे लोग इस टॉपिक पर बात करने के लिए डरते हैं। क्या आज तक इतना खुलकर मैंने कभी बात की है? नहीं की। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। हम लोगों के दिल में, दिमाग में एक डर पैदा किया गया है कि इस टॉपिक पर आप बात ना करें, इस टॉपिक पर आप बात करेंगे तो आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। और यही तो सामने लाने की कोशिश की जा रही है ना इस पिक्चर के माध्यम से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच वहाँ पर 1990 में हुआ था वो लोगों को पता चलना चाहिए। क्यों पता चलना चाहिए? जो हुआ था वो हुआ था, जो छोड़ के आगे बढ़िए। आप क्यों पुरानी चीज़ों को सामने ला रहे हो? तो इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रैशनल सा जवाब ये है कि जो कश्मीर में हुआ है वो कल हिंदुस्तान में होगा। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये डेफिनेटली होगा। ये उन लोगों की फितरत है, ये उन लोगों का नेचर है, ये उन लोगों का कैरेक्टर है। जहाँ पर भी वो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, सबसे पहले तो वो ज़्यादा कुछ बात करते नहीं, ऐसा दिखाते हैं कि वो सिस्टम के साथ ही है। लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है, वो मेजॉरिटी में आते हैं, तो उसका कश्मीर होने लगता है। और इनका एक मेन फंडा भी यही होता है कि किसी तरह से हमारी मेजॉरिटी जो है वो हो जाए, हमारी संख्या जो है वो बढ़ जाए। और ये जो संख्या बढ़ाने में जो काम करते हैं, और या फिर जिस तरह से वो मेजॉरिटी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर तो हम उंगली भी नहीं उठा सकते, बात भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कितने दिन चलेगा? अगर पूरा हिंदुस्तान इस्लामिक हो जाता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ऐसा होने से सबका भला होता, लेकिन सबका भला नहीं हो रहा। पहले 1000 AD में कोशिश की गई, फिर 1300 के करीब जब देश आता था, 3 सेंचुरीज़ के बाद उनको पहली बार सफलता मिली। पहली बार पंडितों को या फिर हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया कश्मीर से, और ये कोशिश चलती रही चलती रही चलती रही। लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ था वो 1990 में हुआ था। करीब करीब 1000 साल की ये प्रोसेस थी। तो आपको उतना बड़ा सोचना पड़ेगा ना, 1000 साल की कोशिश थी, आपको उतना बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप उतना बड़ा नहीं सोचेंगे तो वही होगा जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं फिर एक बार मुद्दे की बात करता हूँ। अगर पूरा देश, पूरा विश्व इस्लामिक हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर जो पूरे विश्व में एक मातम छा जाएगा, एक जो बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, उसके बारे में आप सोचिए। हिंदुस्तान में हमेशा से डिबेट्स रहे हैं। कोई एक पंथ एक विचार रखता है तो कोई दूसरा पंथ दूसरा विचार रखता है। कोई एक संप्रदाय अलग है तो दूसरा संप्रदाय अलग है, दोनों के विचार अलग हैं। इतने अलग कि एक जो है नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, इतने अलग है। लेकिन फिर भी किसी ने एक दूसरे के गले नहीं काटे हैं। ये जो गले काटने का कल्चर है ना, वो कल्चर आया कहाँ से? वो किन लोगों का कल्चर है? किन लोगों ने इसे स्टार्ट किया था? और अगर झगड़ा करना यही हमारा कल्चर है, जो हमारे साथ आते हैं उनके साथ झगड़ा करेंगे, अगर वो अलग है तो अलग लोगों के साथ झगड़ा करेंगे, अगर वो अपने हैं तो अपनों के साथ भी झगड़ा करेंगे। झगड़ा इस टाइप का, इस लेवल का होगा कि मार काट की जाएगी, गले काटे जाएंगे, रेप्स किए जाएंगे। तो ये अच्छा नहीं है ना। ये सिर्फ मेरी या आपकी बात नहीं है, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। ये पूरे जगत के लिए अच्छा नहीं है। और अगर इस जगत में आशा की किरण को आपको जागरूक रखना है तो हिंदुस्तान का जो हिंदुइज्म है वो पनपना बहुत ज़रूरी है। हिंदुइज्म इटसेल्फ एक सेक्युलरिज्म है। इसमें कोई भी अगर एक स्टैंड लेता है, एक्सट्रीम स्टैंड लेता है, तो उसे हम गलत कहते हैं। कोई भी रैशनल या फिर प्रैक्टिकल स्टैंड होता है तो उसे हम अपना लेते हैं। तो इसी विचार की ज़रूरत है ना पूरे विश्व को भी। और इसलिए हम लोगों को सजग होना बहुत ज़रूरी है। जो भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं उनको आंखों से देखना बहुत ज़रूरी है। ये लोग ऐसा क्यों हमेशा कहते हैं कि हम लोग आपसे अलग हैं? इन लोगों को हर बात पर आपत्ति क्यों होती है? अगर मैं आपको कहूँ कि फलाना टेस्ट में जाने के लिए आपको ये आपका लहजा रखना पड़ेगा तो आप मानेंगे, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे रिलीजन में तो ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब आप सिस्टम को अलाउड नहीं कर रहे हो।
कि सिस्टम चलाया जा सके। ऐसा कब तक चलेगा? और ये जो होता है ना, जैसे कि हाल ही में हिजाब का हुआ था, ये वही इंडिकेट करता है कि हम लोग आपसे अलग हैं, हम आपसे अलग रहना चाहते हैं। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम आपको कुचलना चाहते हैं। इस मानसिकता को समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं समाज में नफ़रत फैलाना नहीं चाहता। मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि समाज में हार्मनी बनी रहे। हर किसी को अपना धर्म, अपना मज़हब, उसे फॉलो करने की आज़ादी है। अगर हिंदुस्तान में आप कहते हैं कि आपको आज़ादी नहीं है, तो विश्व के किस कोने में आपको आज़ादी मिल रही है, ये तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन आपकी आज़ादी के लिए मेरी कुर्बानी मुझे देनी पड़ रही है, तो मैं क्यों उसके लिए तैयार हूँ? ये कौन सी फिलॉसफी है कि मैं खुद की जान देकर आपकी रक्षा करूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम साथ में अगर रहना चाहते हैं तो उसमें कोई एतराज़ है ही नहीं। इसीलिए तो हमने आपको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ही लिया था 1947 में। आपने भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उस दौर में आपकी जो सोच थी वो सोच आज नहीं बची है। और इसलिए ये जो भी लोग हैं जो इस तरह से एक्सट्रीम सोच रखते हैं, एक्सट्रीम विचारधारा रखते हैं, इनको फिर एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। इनमें अगर हिम्मत है तो ये खुद को रेक्टिफाई कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त है जो कि मुसलमान है। बहुत साल पहले एक बार मैं तिरुपति गया था। वहाँ जाने के बाद मेरे जो केश है उनका दान मैंने किया था। हर किसी की आस्था होती है ना, और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है, तो उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। लेकिन ये मेरा दोस्त मुझे मैसेज करके डांट रहा था कि तू भी उसी श्रेणी में शामिल हो गया, तू भी अंधश्रद्धा फॉलो कर रहा है, तू बाल दे के आ रहा है। देखिए कितनी पर्सनल बात है, धार्मिक बात है, लेकिन फिर भी उनको इतनी आज़ादी है कि वो इस तरह से हमें बोलते हैं। लेकिन आज वही मेरा दोस्त जब हिजाब की बात आ रही है तो वो ये नहीं कह रहा कि हिजाब एक कुप्रथा है, बल्कि वो कह रहा है कि ये मज़हब का एक हिस्सा है। तो ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी है, इस हिपोक्रेसी को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। आपको तकलीफ़ देना, आपको परेशान करना, आपके थॉट्स को हर्ट करना, ये मेरा एम कतई नहीं है। मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि हार्मनी बनी रहे। लेकिन हार्मनी सिर्फ एक इंसान के मानने से नहीं होगी, सिर्फ एक इंसान के सोचने से नहीं होगी। दोनों तरफ से इक्वल विचार आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप ओवरऑल इसके बारे में सोचिए। पिक्चर को अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले देख के आइए, बार बार उसे देखिए, लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें। और सिर्फ पिक्चर देखने के बाद ये मत कहिए कि बहुत अच्छी पिक्चर थी, वहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। पिक्चर बनाने का मकसद ये है कि उस टॉपिक को लेकर एक हमारे बीच में बात उठे, तो इसलिए उस टॉपिक पर आप लोगों से बात भी करें, जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ। ऐसा अगर हम करेंगे तो इस पिक्चर बनाने का जो रियल एक एम है, उद्दिष्ट है, वो सफल हो जाएगा। मैं आऊँगा फिर किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप मेरा थोड़ा इंतज़ार करना और बस ख्याल रखना खुद का। नमस्कार।